माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान, प्रवक्ता महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाजियाबाद से आज कक्षा 12 है। विषय नागरिक शास्त्र, अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हम पहले टॉपिक में इन प्रश्नों को कर चुके हैं। आज दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले हम इन प्रश्नों को चर्चा में लेकर आएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में जन आंदोलन तथा राजनीतिक दलों द्वारा सरकार की नीतियों का असंवैधानिक तथा गैर संसदीय तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न कर सकता है। इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। विपक्षी दल और संसदीय राजनीति द्वारा शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने नहीं दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी का संकेत देकर वर्ष 1975 में आपातकाल लगाया गया था। आंतरिक कलह एवं गृह युद्ध की स्थिति थी। देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा गठबंधन करने की साजिश की जा रही थी। प्रश्न नंबर 3, न्यायपालिका और सरकार के बीच किन संवैधानिक मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हुए? जैसे, क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? क्या संसद को संपत्ति के अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है? क्या संसद को मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता देने की शक्ति है? क्या संसद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की अवहेलना कर सकती है? तो ये मुख्य बिंदु बताए गए हैं जो तनाव के मुद्दे रहे। आपातकाल के क्या परिणाम हुए? आपातकाल के परिणामों में शामिल सरकार विरोधी आंदोलन एवं हड़ताल पर रोक। जन आंदोलन करना या हड़ताल करना यह हमारे मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। ये हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अध्याय की रूपरेखा। आपातकाल का औचित्य, यानी इस संदर्भ में भी विवाद रहे हैं कि आपातकाल के पक्ष और विपक्ष से संबंधित तथ्य कौन से रहे। आपातकाल जिस समय चल रहा था दौरान कार्य क्या रहे? आपातकाल से क्या सबक मिलता है? शाह आयोग के बारे में जानेंगे और आपातकाल के बाद की राजनीति में क्या परिवर्तन आए। आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आंतरिक अशांति गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, दिनांक 25 जून। उसके औचित्य तथा आंतरिक गड़बड़ी के पक्ष और विपक्ष में काफ़ी गहरे मतभेद रहे। वर्ष 1976 में संविधान संशोधन करके आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया गया। अब इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल के पक्ष में संबंधित तथ्य, यानी सरकार ने इन तथ्यों को सही माना कि आपातकाल सही लगाया गया था। विपक्षी दल और गैर संसदीय राजनीति द्वारा सरकार को काम नहीं करने दे रहे थे, ऐसा सरकार का मानना था। इससे अस्थिरता पैदा होती है। प्रशासन का ध्यान
विकास के कार्यों से भंग हो जाता है। सारी ताकतें कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती हैं। विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। उस समय सीपीआई आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था, लेकिन आपातकाल पूर्ण हो जाने के बाद सीपीआई को समझ में आया अपनी गलतियों का और कांग्रेस से अपना बायकॉट कर लिया। शाह जांच आयोग 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार, कदाचार, विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की, हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित तो हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया था। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट, तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश, पर्यवेक्षण, निष्कर्षों को स्वीकार किया और यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई थी। आपातकाल के विपक्ष से संबंधित तथ्य यानी गैर कांग्रेसी लोग, अन्य राजनीतिक दलों ने क्या तथ्य सामने रखे हैं। लोकतंत्र के विकास के लिए जन आंदोलन आवश्यक है। जन आंदोलन माने जितने भी ये जन आंदोलन होते हैं, व्यक्ति अपने सभा के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा इकट्ठे होकर के अपनी बात को रखना, ये लोकतंत्र में अधिकार है लोगों का। और यदि ये अधिकार खत्म हो जाता है तो लोकतंत्र भी स्वतः ही खत्म माना जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों को सार्वजनिक रूप से विरोध का अधिकार होना चाहिए। विभिन्न राज्य, गुजरात, बिहार, अन्य क्षेत्र में आंदोलन ना तो हिंसक थे और ना ही राष्ट्र विरोधी, तो फिर इस आपातकाल अप्रासंगिक था। अहिंसक गुजरात आंदोलन रहे और बिहार में भी, राष्ट्र विरोधी भी नहीं, तो फिर आपातकाल कैसे सही था। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं जताई थी। आलोचकों का मानना है कि देश को एकता और अखंडता से खतरा नहीं था, बल्कि स्वयं शासक दल और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। आपातकाल के दौरान हुए कार्यों का वर्णन। सरकार के अनुसार वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीब के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और लागू करने का दृढ़ संकल्प दोहराया गया था, जैसे भूमि सुधार, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, भू पुनः वितरण, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। बंधुआ मजदूर माने किसी भी एक स्थान पर मजदूरी करना और उसमें जो भी आपको पारिश्रमिक मिले उसी में ही संतुष्टि। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी आदि मुद्दे शामिल थे। आपातकाल के दौरान जो अधिकारी पद पर नहीं थे, उन्होंने भी सरकारी शक्तियों का प्रयोग किया
और नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी निवारक नज़रबंदी कानूनों के तहत, निवारक नज़रबंदी यानी बिना गलती के लोगों को जेलों में डाला गया। कितने लोग, यहाँ आपको संख्या दिखाई गई है, तथा लोगों को गिरफ्तार किया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। जबरन नसबंदी 18-18 वर्ष के बच्चों के भी नसबंदी करा दी गई। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटा दिया गया, विस्थापित किया गया लोगों को। पुलिस हिरासत में मौत हुई, यातनाएं बढ़ी और जन विरोधी कार्य रहे। और ये कहते हैं कि ये सब जो कार्य हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी संभाल रहे थे। आपातकाल से सीख। भारत से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत संशोधन, संविधान, लोकतंत्र प्रणाली की व्यवस्था, जन आंदोलन का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सारा जो स्वरूप है लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए किया गया है। अब आपातकाल जैसे सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की घटना हो, बाह्य युद्ध अथवा आक्रमण के दौरान ही लगाए जाते हैं। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में देनी होती है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर अधिक सचेत थी। आपातकाल के प्रावधानों में सुधार किया गया कि अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल आरोपित नहीं किया जा सकता। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ और यह संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई थीं। आपातकाल के बाद की राजनीति। आपातकाल के 18 माह बाद जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई। मार्च 1977 में आम चुनाव संपन्न तो हुआ। आपातकाल के पश्चात जेल से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। चुनावों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नाम से एक दल की स्थापना की, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। बाद में बाबू जगजीवन राम द्वारा निर्मित कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जनता दल में शामिल हो गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव 1977 के परिणाम। वर्ष 1977 में कांग्रेस की पहली बार लोकसभा चुनाव में हार हुई। इन चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया था और इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार थी। कांग्रेस लोकसभा की केवल 154 सीट ही प्राप्त कर पाई, जिसमें उसे 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने कुल 542 संसदीय सीटों में से 330 सीटें प्राप्त की थीं। जनता पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल करते हुए 295 सीटें जीती थीं। उत्तर एवं मध्य भारत में कांग्रेस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसका कारण विवशता पूर्वक कराई जाने वाली नसबंदी रहा। दक्षिण भारत में कांग्रेस पूर्ण रूप से सफल रही। कांग्रेस ने महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कई सीटें जीती, जबकि उत्तर भारत में कांग्रेस की हार का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, राजनीति में आए परिवर्तन एवं मध्यम वर्ग का कांग्रेस से दूर होना था। जनता सरकार तथा जनता पार्टी विभाजन। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के नामों को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई।
अंत में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद जनता पार्टी में तनाव की स्थिति बनी रही थी। ये चित्र दिया है मोरारजी देसाई। आप बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1967 से 1969 के बीच यह उप प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी में विभाजन के बाद यह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्ष 1977 से 1979 तक एक गैर कांग्रेसी दल की ओर से प्रधानमंत्री रहे। यह प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक थे। जनता पार्टी के आपसी मतभेदों के कारण सरकार में मात्र 18 महीने बाद विभाजन हो गया। आपसी सामंजस्य की कमी और सहयोगी दलों में तालमेल के अभाव के कारण मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन द्वारा सरकार का निर्माण किया, लेकिन 4 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और यह सरकार भी गिर गई। ये चित्र दिया है चौधरी चरण सिंह। जुलाई 1979 जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे और ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक थे। उन्होंने 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और इसमें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। वर्ष 1977 से 1969 में लोक दल की स्थापना की। वर्ष 1977 के बाद पिछड़े वर्गों के विकास का मुद्दा भी पार्टी की राजनीति में प्रबल रूप से मुखर हुआ। प्रधानमंत्री पद को लेकर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 1980 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की हार हुई। वर्ष 1980 के चुनावों में कांग्रेस 353 सीटें जीतकर बहुमत में आई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। वर्ष 1980 के चुनावों में एक बार फिर स्पष्ट हो गया था कि आंतरिक मतभेद एवं अस्थिर सरकार को मतदाता भी भारी दंड देते हैं। ये चित्र दिया है इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। 1964 से 1966 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रहीं। 1967, 1971 और 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के विचारों में परिवर्तन। इंदिरा गांधी ने और उनके अपनी पार्टी के मुख्य लोगों ने इन विचारों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था करीब 1969 के बाद से, जिससे वह सर्व समाज की बजाय विशेष विचारधारा को लेकर चलने लगी थी। कांग्रेस ने स्वयं को गरीबों के हितैषी यानी वामपंथी विचारधारा को लेकर चली और समाजवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया, यानी गरीब लोगों के हितैषी के रूप में, और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही थी। लेकिन अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए ऐसा कांग्रेस ने किया था। संवैधानिक संकट का समय। आपातकाल एवं उसके आसपास के समय को संवैधानिक संकट के नाम से जाना जाता है। संसद और न्यायपालिका में अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर संघर्ष एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।
तात्कालिक संवैधानिक संकट से भी अधिक गंभीर था इस दौर में लोकतंत्र और जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका एवं सीमा को लेकर भी विवाद एवं प्रश्न उत्पन्न हुए। आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहीं? वर्ष 1971 से 1975 के काल में देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे आपातकाल से पूर्व की बात करें या आपातकाल के समय की बात करें या आपातकाल के बाद की, ये जो कार्यकाल दिया गया है इसका उद्देश्य यही है कि इन समय में इस कार्यकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। कृषि उत्पादन में कमी रही थी, खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया था। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिल कीमतों में वृद्धि हो गई थी, महंगाई दर में वृद्धि हुई, बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोग आर्थिक मंदी का भी सामना कर रहे थे। सरकारी व्यय को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को भी रोका गया। ये सरकार के द्वारा कार्य किया गया था, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। वर्ष 1977 के चुनावों के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? दूसरा प्रश्न है, आपातकाल के पश्चात शाह आयोग के गठन के कारण तथा उसकी रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह से असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से करें। यहाँ ये 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। इन तीनों प्रश्नों में आपको क्या बताना है कि 1977 के चुनावों के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ये समय वह है कि जब 1971 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी और गैर कांग्रेसी पार्टियों की सरकार बनी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर ही कांग्रेस बनाम इंदिरा गांधी हो चुका था। सिंडिकेट, जो अनुभवी लोगों का अपना एक ग्रुप था, वो अपनी मनमानी या इंदिरा गांधी की मनमानी को रोकना चाहते थे, जिससे उनके बीच में तालमेल का अभाव रहा, सहयोग की कमी रही और इस कमी और अभाव का लाभ गैर कांग्रेसी संगठनों के लोगों ने उठाया, जिससे मांग पूरी हुई विपक्षी दल के द्वारा। ये एक अच्छी बात भी है लोकतंत्र में कि विपक्षी दल का होना भी सत्ता सरकार के मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण लगाना भी होता है। तो आप इसमें विपक्षी दल की भूमिका के बारे में बताएंगे और ऐसा किन कारणों से हुआ, इन कारणों का उल्लेख करेंगे। आपातकाल के पश्चात शाह आयोग के गठन के कारण 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस घोषणा के बाद कार्य व्यवहार भी आए, पुलिस और सेना की कार्यवाही रही, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, मौलिक अधिकारों की कटौती भी रही, न्यायपालिका और सरकार के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण शाह आयोग सर्वोच्च, ये जो नाम दिया है श्री जे.सी. शाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनको जांच पड़ताल के लिए यह आयोग बनाया गया था कि आपातकाल के दौरान हुए कार्यों का, उनकी घोषणा का और जो भी क्रियान्वयन किया गया उसके क्या परिणाम रहे, ये जांच पड़ताल का कार्य श्री जे.सी. शाह को दिया गया था। तो इसमें गठन के कारण बताने हैं
और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा माने, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने बयान पूर्णतः देने से इनकार कर दिया था और इनकी जो रिपोर्ट है वो बाद में संसद के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रश्न में आप शाह आयोग के गठन के बारे में बताएंगे और रिपोर्ट की समीक्षा का उल्लेख करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत की दलीय प्रणाली पर आधारित या आपातकाल किस तरीके से असर डालता है? जिस समय आपातकाल लगाया गया, दलीय प्रणाली से यहाँ समझ में आ रहा है कि सन 1973 में केशवानंद भारती मामला विवाद उठा और ये माना जाता है कि भारतीय संविधान को स्थापित करने में कुछ केस ऐसे हैं, कुछ मुद्दे मामले ऐसे हैं जिन्होंने संविधान में संवैधानिक नियमों को स्थापित किया है, जिसमें नाम आता है केशवानंद भारती या गोलकनाथ मामले। तो आपातकाल होने के बाद जो असर या परिणाम आए हैं उससे बहुत सारे नीति नियम निर्धारित हुए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस उत्तर की पुष्टि माने कुछ उदाहरण के द्वारा आप अपने उत्तर को पूरा करेंगे। तो इन पूरे लेसन में हमने आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के समय जो भी कार्य हुए, दूसरा आपातकाल के बाद जो परिणाम निश्चित हुए, शाह आयोग बिठाया गया और आपातकाल के बाद की राजनीति का अध्ययन किया, जनता पार्टी का कैसे विकास हुआ, कब कब समय में परिवर्तन आया और भारतीय राजनीति में बदलाव आए। इसीलिए इस लेसन का नाम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट दिया गया है। तो वर्तमान की जो राजनीति हमारी चल रही है वो समय समय पर ऐसी घटनाओं के आधार पर ही आगे के लिए नीति निर्धारित करती है, नियम निश्चित होते हैं हमारे। तो आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।